ओके सो वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, an electric bulb of weight 10 Newton hangs vertically from a ceiling. Its wire is pulled by a horizontal force P such that the wire makes an angle of 10 degree with vertical. Find the force P and tension in the wire. ये जो पिछले सम जो हमने किए थे लास्ट लेक्चर में, ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 13 उसी तरह का ही है, सेम टाइप का एग्जांपल है ये। लेट्स से ये एक सीलिंग है, ओके, और सीलिंग के यहाँ पे एक वायर अटैच किया, वायर के यहाँ पे एक बल्ब है। क्या है ये? बल्ब। और ये बल्ब का वेट कितना दिया है? 10 न्यूटन। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि ये वायर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P एक्ट हो रहा है, राइट? अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स P का इफेक्ट क्या रहेगा ये वायर के ऊपर? अगर हम उसको बनाएंगे तो कैसा नजर आएगा कि ये एक सीलिंग है, हॉरिजॉन्टल सीलिंग। ये फोर्स की वजह से क्या होगा? ये इंक्लाइन हो जाएगा, राइट? यहां पे क्या रहेगा? बल्ब रहेगा और ये हो गया फोर्स P, राइट? ये हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी अगर स्ट्रिंग हो, वायर हो, अगर हम उसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से अगर खींचे उसको, तो ये एंगल हमेशा 90 रहता है। और कंडीशन क्या दिया आगे कि जब हम इसको पुल करेंगे विथ हॉरिजॉन्टल फोर्स, द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ, दिस वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विथ वर्टिकल। तो ये 10 डिग्री है विथ वर्टिकल, ओके। और ये वेट कितना है? लेट्स से 10 न्यूटन वेट, दैट्स इट। अब ये है हमारा क्वेश्चन, ये बन गया हमारा क्वेश्चन, राइट? अगर हमें को नाम देना है तो हम एक नाम भी दे सकते हैं उसको। लेट्स से ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B एंड लेट्स से दिस इज C, ओके। अब कैसे बढ़ेंगे आगे? बेसिकली ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है और हमने देखा था कि एक स्ट्रिंग में हमेशा क्या फोर्स इंड्यूस होगा? स्ट्रिंग, रोप, वायर, चेन, हमेशा कौन सा फोर्स इंड्यूस होगा? टेंसाइल फोर्स। और हम वो फोर्स को कैसे दिखाएंगे कि अगर हम बोले कि ए बी स्ट्रिंग है तो ये फोर्स अवे फ्रॉम ए, अवे फ्रॉम बी एंड दिस इज टेंशन ए बी, राइट? ये भी बी सी भी एक स्ट्रिंग है, तो हम कैसे दिखाएंगे फोर्स? बी से दूर और ए से दूर। लेकिन ये बी सी को अटैच कौन है? बल्ब, जिसका वेट कितना है? 10 न्यूटन। तो इसका जो वेट रहेगा बल्ब का, सेम फोर्स ये जो वायर है BC उसके अंदर रहेगा, इंड्यूस होगा। तो ये कितना रहेगा? 10 न्यूटन, ओके। अभी हम क्या कर सकते हैं? ये बल्ब को निकाल दें, इस बल्ब को निकाल दें, राइट? नाउ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? उसका हर एक बॉडी, सिस्टम का बॉडी क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर हर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या? हर एक पॉइंट जो है सिस्टम का वो क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब पॉइंट A इज इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट B इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है? पॉइंट C रहेगा वो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें कौन सा पॉइंट को कंसीडर करना है? A कंसीडर करना है, B करना है या फिर C करना है? तो ऑब्वियसली हम किसको कंसीडर करेंगे? पॉइंट B को करेंगे, जहां पर 3 फोर्स क्या हो रहा है? मीट हो रहा है, ओके। सो नाउ लेट अस कंसीडर व्हाट? FBD ऑफ पॉइंट। हम क्या लेंगे? पॉइंट B का FBD लेंगे, राइट? अब पॉइंट B का FBD ले रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एट पॉइंट B हम लोग एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया एक्स एक्सिस ऑफ पॉइंट B एंड वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट B। ये सेंटर जो है दैट इज द पॉइंट B। नाउ FBD ऑफ पॉइंट B, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट B के ऊपर जितना भी फोर्सेस एक्ट हो रहा है, हर एक फोर्स यहां पे दिखाओ। तो हम दिखा देंगे। फर्स्ट फोर्स इज वेट ऑफ बल्ब दैट इज 10 न्यूटन। दूसरा क्या है? ये हॉरिजॉन्टल फोर्स P। और तीसरा क्या है? टेंशन दैट इज TAB, राइट? याद रखो हम लोग पॉइंट B ले रहे हैं, इसलिए ये एरो कंसीडर करेंगे। ये एरो किसका है? A का। अब नेक्स्ट सवाल क्या उठता है कि हर एक फोर्स के बीच में मुझे क्या चाहिए? आई नीड एंगल्स। ये तो कितना है? ये तो 90 है, वेरी ऑब्वियस 90 है। अब बाकी दो एंगल निकाला है हमें, तो एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विल कम बैक टू दी मेन डायग्राम। ध्यान दो, ये वर्टिकल लाइन और ये वाई एक्सिस दे बोथ आर पैरेलल। ये अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा? लेट्स से
ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल 10 डिग्री। ये एंगल कितना है, वेरी ऑब्वियस, क्या ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल दैट इज एंगल बिटवीन TAB एंड फोर्स P, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 10 प्लस 90 दैट इज 100। ओके, राइट। अभी बाकी बचा जो एंगल वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला दैट इज 360 माइनस 90 माइनस 100। ओके, तो कैलकुलेटर से देख लो, 360 माइनस 90 माइनस 100, 170। ओके, तो ये एंगल जो बचा वो कितना है, दैट इज 170 डिग्री। राइट, इसको मैं मिटा देता हूं, मिल गया एंगल। सो नाउ लेट अस अप्लाई व्हाट, लैमिज थ्योरम। सो नाउ बाय लैमिज थ्योरम, पहला फोर्स लेट्स से P बाय साइन, क्या रहेगा साइन, ये P है, बाकी दो फोर्स क्या है, TAB एंड 10 न्यूटन, कितना बना रहा है एंगल 170। दूसरा TAB बाय साइन 90 इज इक्वल टू, तीसरा फोर्स कौन है, 10 न्यूटन बाय साइन 100। ओके, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो लेट अस इक्वेट फर्स्ट टर्म विथ थर्ड एंड सेकेंड टर्म विथ थर्ड। तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट P। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि देयरफॉर अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज P बाय साइन 170 इज इक्वल टू 10 बाय साइन 100। देयरफॉर P इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 170 डिवाइड बाय साइन 100। राइट, कैलकुलेटर में देखो P कितना आ रहा है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, P 1.76 न्यूटन। राइट, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको फिर क्या करो, हाईलाइट कर दो वैल्यूज को। देन नाउ इक्वेट सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो क्या रहेगा, दैट इज TAB इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 90 डिवाइड बाय साइन 100। तो TAB क्या मिल रहा है हमको, दैट इज 10.15 न्यूटन। सो दिस इज TAB एंड हाईलाइट दिस, सिंपल प्रोसीजर। So this is question number 14. ओके, सिंपल प्रोसीजर। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमको, डेटा क्या क्या दिया है क्वेश्चन में उसको ठीक से यहाँ पे दिखाना है, उसके बाद फिर वही हमारा सेम प्रोसीजर। राइट, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 15 सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो एक बार, देखो क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है। An electric bulb of 20 Newton weight is hanging from ceiling. Question number 15. Hanging from ceiling, its wire is pulled by a force acting at 20 degree to horizontal. अभी इसको अंडरलाइन करो कि force acting 20 degree to horizontal such that the angle makes such that the wire makes an angle 70 degree with ceiling. इनिशियली कैसा, ये एक सीलिंग है और यहाँ पे हमने एक वायर अटैच किया और यहाँ पे एक बल्ब है। बल्ब का वेट कितना है, 20 न्यूटन। अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे थे वहां पे ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसा था, हॉरिजॉन्टल था। अब हॉरिजॉन्टल नहीं है, अब क्या है, ये जो फोर्स है दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। राइट, ये P है। अब इसका इफेक्ट क्या रहेगा, ये जो फोर्स जो एक्ट हो रहा है ना एट 20 डिग्री एंगल, इसका इफेक्ट ऑन दिस वायर क्या रहेगा। अगर मैं इसको बनाऊं फिर से, तो ये लेट से ये हो गया सीलिंग। अभी ये जो है फोर्स वो इंक्लाइन रहेगा, दैट इज P20, राइट।
ये नाम देता हूं ए बी सी। एज यूजुअल यहां पे क्या अटैच है, बल्ब अटैच है, राइट। आगे क्या लिख रहा है कि दिस वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विथ सीलिंग। तो ये एंगल कितना है, दिस इज 70 डिग्री, ओके, राइट। तो अभी ये हमारा मेन डायग्राम बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर से वही एनालिसिस करेंगे कि स्ट्रिंग कौन कौन सा है और स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स इंड्यूस होगा। AB इज अ स्ट्रिंग, तो इसके अंदर क्या फोर्स इंड्यूस होगा, टेंसाइल, दैट इज TAB। ये B हो गया, इसके अंदर कौन सा फोर्स इंड्यूस होगा, कितना वेट कितना बल्ब का, 20 न्यूटन, ओके। सो नाउ ड्रॉ द FBD ऑफ पॉइंट B, क्योंकि हमको मालूम है कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और हर एक सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसका जितने भी पॉइंट्स है उस सिस्टम में हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इधर A इक्विलिब्रियम में है, B भी इक्विलिब्रियम में है और C भी इक्विलिब्रियम में है, राइट। सो नाउ लेट अस ड्रॉ द FBD ऑफ, ये हो गया x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये पॉइंट जो है दैट इज नोन एज B। फोर्सेस दिखा दो यहां पे, ये क्या रहेगा, 20 न्यूटन, P इंक्लाइंड है, राइट। ये कितना है 20, ये कितना है 90 है ना, राइट ना, 90 रहेगा। और ये एंगल कितना है, सॉरी ये क्या है, TAB। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, टू फाइंड एंगल बिटवीन TAB एंड P, TAB एंड 20, और दूसरा क्या है P एंड 20। P एंड 20 कितना देख के लगता है, देखो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 20 है, टोटल कितना हो जाएगा 110। हमने पॉइंट B का FBD लिया, इसलिए क्या करेंगे, पॉइंट B के यहाँ पे एक x एक्सिस बनाएंगे और एक y एक्सिस बनाएंगे, राइट। अब ये देखो सीलिंग हॉरिजॉन्टल, ये x एक्सिस देखो दोनों पैरेलल है, और ये लाइन दोनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये 70 और ये 70 हो जाएगा, राइट, ऑल्टरनेट एंगल। तो अब मुझे बताओ कि एंगल बिटवीन TAB और ये 20 न्यूटन, ये जो है कितना होना चाहिए। ये तो एंगल कितना है 70 है, ये कितना है 90, तो 70 प्लस 90 कितना हो जाएगा 160, तो ये 160, राइट। अब ये बचा कितना, कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 160 माइनस 110, राइट। कैल्सी है, कैल्सी लो, देखो कितना आ रहा है, 360 माइनस 160 माइनस 110, 90 डिग्री, कितना आ रहा है ये 90 डिग्री, राइट। तो ये कितना है 90 डिग्री, ओके। नाउ सब कुछ देख लो, एक बार चेक करो कि 3 फोर्स हैं, तीनों के तीनों इंक्लाइंड है, सॉरी नॉट इंक्लाइंड, तीनों के तीनों कॉन्करेंट है, और तीनों का सेंस सेम होना चाहिए, ओके। सो हियर सबका सेंस सेम है, 3 फोर्सेस है और तीनों कॉन्करेंट है। सो नाउ लेट अस अप्लाई लैम्बिस थ्योरम। क्या रहेगा, P बाय साइन 160, TAB बाय साइन 90 इज इक्वल टू 20 बाय साइन 90, नहीं सॉरी ये 90 नहीं है, ये कितना, ये 110, ओके। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इक्वेट फर्स्ट टर्म विथ थर्ड टर्म, इक्वेट सेकंड टर्म विथ थर्ड टर्म। जब हम फर्स्ट टर्म को सेकंड थर्ड टर्म से इक्वेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, P का वैल्यू मिलेगा, और P कितना आ रहा है 6.84 न्यूटन। जब हम सेकेंड टर्म को थर्ड के साथ इक्वेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, टेंशन इन AB, वो कितना है, टेंशन कितना है यहाँ पे 18.79। देखो तुम्हारे क्वेश्चंस में भी फाइनली आंसर दिया है, उसे कंप्लीट कर लेना उसको, इजी है ये सब, सिर्फ अप्रोच मालूम होना चाहिए हमें, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, इसको लिख लो उसको।
ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट. So now let's move ahead with question number 16. Question number 16. प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं आएगा. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 डायग्राम बनाता हूं मैं. डायग्राम भी ठीक से बनाओ. ओके, ये ए दिया है, दिस इज बी एंड सी एंड डी. ये एंगल 60 डिग्री. यहाँ पे एक लोड एक्ट हो रहा है 100 किलो न्यूटन. यहाँ पे एक लोड एक्ट हो रहा है 100 किलो न्यूटन. ओके, ये कितना है 30. ये एंगल दिया है हमें कितना, ये 120 डिग्री, राइट. ये फोर्स दोनों पैरेलल है. ये चारों चीज पैरेलल है. क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन ये कि चेन ए बी सी डी अटैच टू 2 फिक्स पॉइंट ए एंड बी को अटैच्ड है, has 2 equal weights of 100 kilo Newton as shown in the figure. Find the tension in the string AB, BC and CD. Okay, simple क्वेश्चन है ये. तो क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़ो, डायग्राम ठीक से बनाओ एंड देन विल स्टार्ट. नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी इज ए स्ट्रिंग, बी सी इज स्ट्रिंग एंड सी डी इज ऑल्सो स्ट्रिंग. तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे दिखा देंगे कि स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स इंड्यूस होता है. तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन ए बी होगा, देन बी सी के अंदर टेंशन बी सी होगा और सी डी के अंदर टेंशन सी डी होगा. सो नाउ दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. तो ईच एंड एवरी body, the system is in equilibrium, so each and every body, each and every point in the system must be in equilibrium. इसका मतलब क्या हो गया कि point A, point B, point C, point D, all these 4 points are in equilibrium. ठीक है. अब तक जितने भी हमने सम सॉल्व किए थे, हमने यहाँ पे क्या किए थे कि FBD ऑफ पॉइंट B लिया, एक ही FBD कंसिडर किया हमने ना, FBD ऑफ पॉइंट B या फिर FBD ऑफ पॉइंट A, दैट्स इट. और हमको क्या मिल गया, जो भी आंसर चाहिए था हमको मिल गए थे. यहाँ पे हमको 2 FBD देना पड़ेगा, दैट्स इट. लेकिन प्रोसीजर जो रहेगा वो सेम प्रोसीजर रहेगा, राइट. सो नाउ लेट अस फर्स्ट कंसीडर FBD ऑफ पॉइंट B. क्यों ले रहे पॉइंट B, क्योंकि एट पॉइंट B देयर आर 3 फोर्सेस, राइट. पॉइंट B लिया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एट पॉइंट B वी विल ड्रॉ वन एक्स एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. बता देते हैं यहाँ पे, दिस इज द x एक्सिस ऑफ B, ये B है. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग, ये क्या हो गया, टेंशन T A B, दिस इज द वेट ऑफ 100 न्यूटन एंड दिस इज TBC, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फाइंड एंगल बिटवीन द फोर्सेस. ये एंगल निकालो A B और B C के अंदर, ये एंगल कितना है निकालो एंड ये एंगल कितना है निकालो, दैट्स इट. एंगल निकालने के लिए वी विल हैव टू रेफर द मेन फिगर रेफर करना पड़ेगा. मुझे ये एंगल चाहिए, दैट इज एंगल बिटवीन टी ए बी एंड टी बी सी. 120 is already given to us. 120 is already given. Now let's say this is the vertical wall, you can say vertical wall, and this is the y axis. These two are parallel. And this force TAB, it intersects 2 parallel lines. So now if this is 30, how much will be this then? 30 degree, right? Alternate angle. So 30 plus 120, it is 150. So this angle is 150. Clear? Okay. Now how to find the angle between AB and
100, ये एंगल कैसे निकालेंगे? नाउ सी कि ये y एक्सिस एंड ये x एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि द एंगल बिटवीन y एंड x विल बी 90 डिग्री। आउट ऑफ दिस 90 अगर ये 30 है तो बचा कितना? 90 माइनस 30 इज 60। ओके, और ये एंगल कितना है? देख के लग रहा है कि इट्स 90 डिग्री, तो ये कितना टोटल कितना हो जाएगा फिर यहां से यहां तक? ये कितना है एंगल? 90, तो 90 प्लस 60 150। अगेन कितना हो गया ये? 150। ओके, सो नाउ बचा कितना फिर? 360 माइनस 150 तो कितना रहेगा ये? 60 डिग्री। ओके, नाउ यूज लेमिस थ्योरम। बिफोर वी यूज लेमिस थ्योरम, फर्स्ट चेक आउट द सेंस ऑफ ऑल द फोर्सेस। तीनों फोर्स हैं, दे ऑल आर मीटिंग एट ए पॉइंट। दिस पॉइंट बी इज इन इक्विलिब्रियम and the sense of all the three forces are same. Sense are same. Okay, so now apply Lami's theorem. So how to apply Lami's theorem? First force is TAB by sin 60. Okay, this is TAB. तो बाकी remaining forces are TBC and 100 ना, तो कितना एंगल बना रहा है दोनों मिलके? 60 डिग्री। Then TBC by sin TBC, ये तो एंगल बचा, दैट इज TAB एंड 100, कितना एंगल बना रहा है? 150 इज इक्वल टू 100 बाय साइन 150। ओके, सो नाउ दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इक्वेट फर्स्ट विथ थर्ड, सेकेंड विथ थर्ड। ओके, सो व्हेन यू इक्वेट फर्स्ट टर्म विथ थर्ड, हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट TAB। जब हम सेकेंड विथ थर्ड अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? TBC। ओके, राइट, तो TAB is how much? TAB is 173.20 kilonewton, and whereas TBC is 100 kilonewton. Right? So by considering FBD of point B, हमें क्या मिल गया? TAB का कितना वैल्यू मिल गया एंड TBC का कितना वैल्यू मिल गया। क्लियर? ओके, इसको लिख लो, इसको हाईलाइट करो। इसके बाद हमें फिर किसका FBD लेना पड़ेगा? क्योंकि मुझे AB मिल गया, BC मिल गया, मुझे क्या चाहिए? वी नीड CD लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉइंट C का FBD लेना पड़ेगा एंड सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर FBD ऑफ पॉइंट, C, FBD ऑफ पॉइंट C। ओके, सो FBD ऑफ पॉइंट C, FBD ऑफ point C. Where is C? So we are considering FBD of point C. इसीलिए मैं क्या करूंगा? At point C, I will draw one horizontal axis and vertical axis. Okay, right? So इधर ही बना देता हूं। This is x axis of point C, y axis of point C. This is C. कितने फोर्स हैं यहाँ पे? 3 फोर्स। One is this TCD and this one is 100 किलो न्यूटन, और ये कितना है? TBC हमें कितना मिला? TBC 100, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है TBC, सीधा लिख दो 100 किलो न्यूटन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे? आई नीड एंगल बिटवीन ऑल दी फोर्सेस। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट कि एंगल बिटवीन CD और 100 ये कितना एंगल है? चेक करेंगे। यहां पे आ जाओ, मेन फिगर में आ जाओ। मुझे ये एंगल चाहिए, कैसे निकालेंगे एंगल? नाउ सी, दिस वर्टिकल प्लेन, दिस वर्टिकल वॉल एंड दिस y एक्सिस, दे बोथ आर पैरेलल। ओके, ये TCD इज इंटरसेक्टिंग दिस टू पैरेलल लाइंस। ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 60, अल्टरनेट एंगल। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? या फिर ऐसे करो, ये 60 हो गया, राइट ना? तो ये कितना बचा है अभी? 30, राइट? मुझे कौन सा एंगल चाहिए? ये एंगल चाहिए पूरा। ये 30 है तो फिर ये कितना हो गया? ये 90 है, सो 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा टोटल? 120। तो ये जो है वो कितना है? 120 डिग्री। ओके, ये ध्यान से करना है, ठीक है? इसको ज्योमेट्री ठीक से देखो।
जल्दबाजी मत करो क्योंकि ये सिंपल सम्स हैं, 4 मार्क के लिए आएगा, एक 6 से 7 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा, तो सिली मिस्टेक्स मत करो। नाउ वी विल हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन ये ले लो एंगल 100 एंड 100। यहां पे अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से कि दिस y एक्सिस एंड दिस y एक्सिस आर पैरेलल, एक्चुअली दे आर पैरेलल। ओके, मैंने बनाते वक्त मेरा ड्राइंग खराब है इसलिए ये क्या तुमको पैरेलल नजर नहीं आएगा, बट एक्चुअली दे आर पैरेलल। ओके, दे आर पैरेलल। Let's say this y-axis and this y-axis are parallel. This force that is TBC is intersecting these two parallel lines. अगर ये 120 है तो बचा कितना 120 alternate angles। इसलिए देखो इसमें alternate angle काफी important है। तो रिमेनिंग कितना रहेगा एंगल बताओ? That is 360 minus 120 minus 120 कितना रहेगा? 360 minus 120 minus 120 that is 120। कितना बचा ये? 120 डिग्री। राइट, नाउ लेट अस अप्लाई लैमिस थ्योरम। क्या रहेगा लैमिस थ्योरम? दैट इज CD by sin 120 is equal to 100 by sin 120 is equal to 100 by sin 120। now these are the three terms, equate 1 and 2 या फिर 1 and 3। तो करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? कुछ शायद से 100 न्यूटन। ओके, 100 न्यूटन, सॉरी किलो न्यूटन। Okay, this is how we will solve this type of problems। इस प्रॉब्लम में हमें 2 पॉइंट्स का FBD कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, राइट। नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ओके, तुम लोग क्या करो, इसको पॉज कर देना, बीच में पॉज करके उसको फिर कंप्लीट करो, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सेम इसी तरह का ही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें एट पॉइंट B एंड C दोनों जगह का मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरीबॉडी कंसीडर करना पड़ेगा एंड देन वी विल गेट द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज होमवर्क, उसको ट्राई करो, आंसर्स दिया है यहाँ पे। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर टाइप 1 का न्यूमेरिकल्स। तो हमने टाइप 1 में क्या देखा कि टाइप 1 में देयर आर मैक्सिमम 3 फोर्सेस, 3 are passing through 1 point, hence we have used what? Lami's theorem, right? We have used Lami's theorem. Now let us start with type 2 sums. Okay, so before I start, तो एक बार फटाफट मैं हमारा जो चार्ट है वो दिखाता हूं। फोर्स सिस्टम हम बाय डिफॉल्ट कोप्लेनर ही रहेगा, उसमें 2 टाइप, 1 इज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, अनदर इज नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। राइट, कॉन्करेंट में देयर आर ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस है? हो सकता है कि नंबर ए कि देयर आर ओनली 3 फोर्सेस, एंड नंबर 2 क्या हो सकता है कि मोर देन 3 फोर्सेस हो सकता है। ओके, राइट। सो ये जो है ये क्या था हमारा टाइप 1 के सम्स। अब ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? टाइप 2 के सम्स। तो अगर 3 फोर्स है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? वी यूज लैमिस थ्योरम। अगर मोर देन 3 फोर्स है कॉन्करेंट के अंदर तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और वहां पे कितने कंडीशंस हैं? 2 ही है ना, दैट इज समेशन f of x 0 एंड समेशन f of y 0। अगर कॉन्करेंट है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? एक ही कंडीशन है, दैट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें 3 स्टेप्स हैं, समेशन f of x 0, समेशन f of y 0 एंड थर्ड इज समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट विल बी 0। राइट, तो हमने ये टाइप के सम सॉल्व किए, अभी ये सम सॉल्व करेंगे, देन विल गेट इनटू नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर टाइप 2 के सम्स देखो एंड क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 के सम्स। टाइप 2 के सम्स क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है? देयर आर मोर देन 3 फोर्सेस। Find the magnitude of force A and B for the system in equilibrium as shown in the figure. So this is my question number 1. So let us draw the figure. Okay. So here is first force, unknown force B. Here is second force. ये कैसा है? This is push 50 किलो न्यूटन, एंगल इज 40। एक वर्टिकल फोर्स भी है, दैट इज 40 किलो न्यूटन। ए कितना दिया? ये 50 और एक दिया है यहाँ पे 20 किलो न्यूटन। सो दिस इज दी डायग्राम, और ये एंगल दिया है विथ, ठीक, राइट। अगर हम उसको ध्यान से देखें तो ये हमें किस टाइप के क्वेश्चंस का याद दिलाता है? हमें ये हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने किया रेजोल्यूशन मेथड। फर्स्ट चैप्टर में रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम में जो हमने सम सॉल्व किए थे, फोर्सेस हैविंग मोर देन सिस्टम हैविंग मोर देन 2 फोर्सेस, राइट। अगर 2 से ज्यादा कॉन्करेंट फोर्स है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? रेजोल्यूशन मेथड। ओके, उसमें हमने क्या किया था? एफ ऑफ एक्स निकाला, एफ ऑफ वाई निकाला, आर निकाला, अल्फा निकाला एंड देन डायग्राम। सेम प्रोसीजर हमको यहाँ पे फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखना है एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 लिखना है, दैट्स इट। ओके, सो नाउ हाउ टू प्रोसीड? दिस इज ए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो एज यूजुअल कि जहां से फोर्स फाइंड पास हो रहा है, आई विल ड्रॉ वन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। Okay, now this x-axis and y-axis are dividing this entire force system into 4 quadrant. So first of all count करो कि कितने forces हैं यहाँ पे। So 1 2 3 4 5 ही है, और एक है that is 60, और एक है that is 60 किलो न्यूटन। सॉरी, यहाँ पे देखो मेन यही है कि हम क्वेश्चंस लिखते वक्त भी गड़बड़ी कर सकते हैं। ओके, so out of 6 forces, how many are inclined? 1 2 3 and that's it, 3। 6 में से 3 inclined है। हम क्या करते हैं? अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड है तो हम क्या करते हैं? उसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकालेंगे और उसको हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ओके, सो दिस फोर्स इज इंक्लाइंड। क्या हमें इस फोर्स का एंगल विद एक्स एक्सिस मालूम है? जस्ट मालूम है, कितना है? 40। सो लेट अस रिजॉल्व इट इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्स एंड वाई। सेंस याद रखो, वही सेम कंसेप्ट यूज करना है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में यूज किया था। ओके, this is also inclined. Resolve it into 2 perpendicular components। लेकिन ये inclined फोर्स का एंगल मुझे विद y एक्सिस मालूम है, x नहीं मालूम। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50 40। तो ये कितना हो जाएगा? a sin 40 a cos 40। दिस इज इंक्लाइंड, सो रिजॉल्व। लेकिन ये इंक्लाइंड फोर्स का एंगल मुझे किसके साथ दिया गया है? विद y एक्सिस। तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाना चाहिए? 90 माइनस 40 दैट इज 50। तो ये कितना हो जाएगा? 20 cos 50 20 sin 50। ओके, सो दिस इज माई बेसिक होमवर्क। नाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला कौन सा कंडीशन इक्विलिब्रियम है?
फर्स्ट इज जीरो। ओके, यहां पे देखो फर्स्ट चैप्टर में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं था ना, हमें एफ ऑफ एक्स कुछ तो वैल्यू मिल रहा था फर्स्ट चैप्टर में, राइट। लेकिन सेकंड चैप्टर में हमेशा क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज जीरो, एफ ऑफ वाई विल बी ऑलवेज जीरो, एंड इन केस ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम समेशन ऑफ मूवमेंट विल बी ऑल्सो जीरो। तो बहरहाल दिस इज एग्जाम्पल ऑन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो यहां पे सिर्फ दो ही स्टेप आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। एज यूजुअल हमारा फोर्स का नोटेशन, अगर कोई फोर्स राइट की तरफ जा रहा है इट विल बी पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। ओके, ध्यान से अभी फोर्सेस लिखो। पहला है बी, बी इज मूविंग टुवर्ड राइट। ओके, बी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो ये क्या रहेगा, प्लस बी। दिस वन इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो -50 cos 40। ओके, ये भी क्या रहेगा, -a cos 40, राइट। ये पॉजिटिव है 20, सो +20 cos 50। और कुछ है यहाँ पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सो ऑल दिस थिंग्स आर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे दो अननोन्स है, एक तो b का वैल्यू नहीं मालूम, दूसरा a का वैल्यू नहीं मालूम। सो लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दो अननोन है, लिव इट। फिर सेकेंड क्या रहेगा कि समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू जीरो। नाउ चेक आउट ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस। ये फोर्स नीचे जा रहा है इसलिए क्या रहेगा, -50 sin 40। ये 40 ऊपर जा रहा है, +40। ये ऊपर जा रहा है, +a sin 40। ये भी ऊपर जा रहा है, +20 sin 50। ये नीचे जा रहा है इसलिए -60 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे सिर्फ एक ही चीज अननोन है, दैट इज a। सो देयरफॉर इसको ठीक से कैलकुलेट करो तो हमको a का वैल्यू क्या मिलेगा, a विल बी 57.26 किलो न्यूटन। सो हाईलाइट करो उसको, हाईलाइट कर दो उसको। ओके, देन हम बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ये a का जो वैल्यू मिला हमको वो डाल दो यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, b, एंड b विल बी 69.3 किलो न्यूटन एंड हाईलाइट दिस। दैट्स इट। दो स्टेप में सम्स सॉल्व, दो स्टेप में क्या हो गया, सम्स सॉल्व हो गए, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 2 के सम्स। टाइप 2 के सम्स किसे बोलेंगे हम, टाइप 2 के सम्स कैसे रहेंगे, फोर्स सिस्टम विल बी concurrent and it will have more than 3 forces. So in that case we will use conditions of equilibrium, and that too दो condition use करेंगे, one is f of x is equal to 0, another is f of y is equal to 0. Okay, so this is question number 1. Next will be question number 2. Question number 2. Question number 2. Same process. Okay. याद रखो मैं हर क्वेश्चन के बाद ये नहीं रिपीट कर रहा हूं। कौन सा रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, क्या रिपीट नहीं कर रहा हूं, वो 3 क्वेश्चंस में रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कौन सा 3 क्वेश्चन है वो, व्हाट इज द फोर्स सिस्टम, कितने फोर्सेस एक्ट हो रहा है, एंड विच मेथड टू यूज। ये 3 क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट कंपलसरी, जब भी कोई सम सॉल्व करोगे उसके पहले ये 3 क्वेश्चंस अपने आप को पूछोगे। मैं नहीं पूछ रहा उसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं पूछोगे, ठीक है। तुम जब भी सम सॉल्व करोगे, ये सम सॉल्व करोगे या फिर एट द एंड मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स दूंगा, वो इस प्रॉब्लम जब तुम सॉल्व करोगे, होमवर्क जब रहेगा, वो होमवर्क सम रहेगा वो, तो उसमें जब भी कोई सम तुम स्टार्ट करोगे तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर तुम पहले अपने आप को दोगे, उसके बाद ही उसको तुम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, राइट। प्लीज ध्यान रखो, दिस इज द की टू क्रैक मैकेनिक्स। ये 3 सवाल हमेशा अपने आप को पूछना। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2।
डायग्राम, मैं जब डायग्राम बना रहा हूं तभी मैं मनी मन में वो 3 क्वेश्चंस अपने आप को पूछ लेता हूं मैं, ठीक है। क्या पूछूंगा क्वेश्चंस कि भाई ये फोर्स सिस्टम कौन सा है, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है कि दिस फोर्स सिस्टम इज कॉन्करेंट। फिर दूसरा सवाल मैं अपने आप को पूछूंगा कि भाई इसमें 3 फोर्स है या फिर 3 से ज्यादा, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है कि भाई 3 से ज्यादा। कितने हैं 3 से ज्यादा, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 फोर्स, राइट। थर्ड सवाल क्या रहेगा, अगर 3 से ज्यादा फोर्स है तो फिर मैं मेथड कौन सा यूज करूं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके, ये मेरा मेथड रहेगा। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में आप कितने स्टेप्स रहेंगे, 2 स्टेप्स रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। सेम प्रोसीजर कि ये ड्रॉ y एक्सिस एंड x एक्सिस, बिकॉज ऑफ y एंड x एक्सिस यू विल हैव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। How then now find out कि how many forces are inclined. So yeah, A is inclined and 50 is inclined. Do we know the angle of inclined force with horizontal? Yes, we know कि ये जो A है that is making angle 60 degree with horizontal, and जो 50 है that is making angle of 30 degree with horizontal. Okay, clear? So resolve it. Resolve x-axis into 2 component x and y. This is a cos 60, a sin 60. सेंस ध्यान से इसलिए बोल रहा हूं कि अगर चैप्टर नंबर 1 स्ट्रांग है, ये वही है, चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। रिजॉल्व दिस, ओके, राइट। क्या रहेगा ये 50 cos 30, 50 sin 30, that's it. Now हो गया हमारा बेसिक काम हो गया। Now let us start with first condition, that is conditions of equilibrium. Number 1, that all the forces along x-axis या फिर horizontal forces should be equal to 0. चेक करो, ये +30 राइट की तरफ जा रहा है इसलिए +30, ये राइट की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस a cos 60, ये कहां की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, इसलिए कितना रहेगा ये -50 cos 30 इज इक्वल टू 0, और कोई फोर्स नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे कितने अननोन है, यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ एक ही अननोन है ना, यहाँ पे सिर्फ यही अननोन है। सॉल्व करो उसको तो आंसर कितना मिलेगा, देयरफॉर a इज 26.21 न्यूटन। इसको मिलने के बाद उसको हाईलाइट करो, ओके, राइट। नाउ सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, दैट इज समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर कौन सा फोर्स है, देखो चेक करो, ये वाला ऊपर जा रहा है तो प्लस a sin 60, ये ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस 50 sin 30, ये नीचे जा रहा है इसलिए -b इज इक्वल टू 0। अब ये a का वैल्यू तो हमको मिल चुका है ना, ठीक है, तो यहां पे लिख लो, दैट इज 26.1 sin 30 प्लस 50 sin 30 इज इक्वल टू b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 48.04 Newton. Right, so we got values of unknown forces A and B. So this was question number 2. लिख लो उसको। हो गया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, सेम अप्रोच, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, मोर देन कितना है ये 3 फोर्स एक्ट हो रहा है, सो वी विल यूज रेजोल्यूशन मेथड, नहीं सॉरी वेरी सॉरी,
conditions of equilibrium. Okay, so this is the end of type 2. So now let us start with type 3. What is type 3? Type 3 is problem based on non-concurrent force system. So type 3 जो है हमारा, type 3 is based on non-concurrent force system. By default non-concurrent का नाम आया तो उसके साथ कौन आएगा पैकेज में? मोमेंट आ जाएगा. नॉन कॉन्करेंट के साथ हमेशा तुमको फ्री में कौन मिलेगा? मोमेंट्स. ठीक है, मोमेंट और नॉन कॉन्करेंट हमेशा एक ही पैकेज में आएंगे लोग, राइट? सो नाउ टाइप 3 इज नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. तो इसके ऊपर सम सॉल्व करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू कंसेप्ट. कंसेप्ट नंबर 1 ए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बीम? टाइप्स ऑफ बीम. बीम किसे कहते हैं? बीम इज ए स्ट्रक्चर विच कैरीज ट्रांसवर्स लोड. विच कैरीज ट्रांसवर्स. यहां पे देख लो, दिस इज ए बीम एंड दिस विल कैरी व्हाट? ट्रांसवर्स लोड, मतलब परपेंडिकुलर लोड. ट्रांसवर्स लोड. ओके, मतलब ये बीम है, देख रहा है, ये जो मैं इसको रेड कलर कर रहा हूं, ये दिस इज बीम एंड दिस विल कैरी व्हाट? ट्रांसवर्स लोड. सो एनी मेंबर विच कैरीज परपेंडिकुलर लोड या फिर ट्रांसफर लोड, वी कॉल इट एज बीम. ओके, सो नाउ वी विल हैव टू क्लासिफाई बीम्स. बीम्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा. और एक बात मैं ऐसे बोल दूं कि बीम्स में हो सकता है कि कभी कभार इंक्लाइन फोर्स भी एक्ट हो. ओके, लेकिन अगर इंक्लाइन फोर्स एक्ट करेंगे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो रिजॉल्व करने के बाद मुझे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, वन वाई एंड दूसरा एक्स. तो उस केस में जो वाई रहेगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स लोड, दैट इज परपेंडिकुलर लोड. ओके, तो कोई भी एक बुक रेफर करो और इसको एक बार पढ़ लो, मालूम पड़ जाएगा. हम कुछ नोट्स देंगे नहीं, राइट? हम जो बीच में पढ़ाएंगे वो तुमको नोट डाउन करना पड़ेगा. हमारी तरफ से कोई नोट्स नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम रेफर करोगे और एट द एंड तुमको एक प्रैक्टिस का सम्स मिलेगा, वो तुमको बिना देख के प्रैक्टिस करना है. ओके, बीम्स. व्हाट आर बीम्स? बीम्स आर स्ट्रक्चर्स और बॉडीज विच कैरीज ट्रांसवर्स लोड. टाइप्स ऑफ बीम. पहला जो टाइप है दैट इज फर्स्ट टाइप इज simply supported beam. दूसरा टाइप है कैंटिलीवर बीम. थर्ड टाइप है ओवर हैंगिंग बीम्स. बीम्स एंड बीम्स. ओके, ये तुम्हारे सिलेबस में ये तीन ही है, टाइप्स हैं. सिंपली सपोर्टेड बीम. अब हम लोग क्या करेंगे? एक बीम दिखाते हैं. यहाँ पे लेट्स से ये एक बीम है, बीम का नाम मैंने दे दिया ए बी. इधर भी एक बीम दिखा देता हूं मैं पहले से ही. बीम का नाम क्या है? लेट्स से ए बी. और इधर भी एक बीम दिखा देता हूं पहले से ही, नाम क्या है उसका? ए बी. सिंपली सपोर्टेड बीम किसे बोलेंगे? अगर बीम के स्टार्ट पॉइंट में एक सपोर्ट दिया और एंड पॉइंट में एक सपोर्ट दिया तो हम ये क्या बन जाएगा? सिंपली सपोर्टेड. अगर बीम के स्टार्ट में और एंड में दो सपोर्ट अगर हमने दे दिए तो क्या बन जाएगा? वो सिंपली सपोर्टेड. कैंटिलीवर किसे कहते हैं? अगर हम ये बीम का कोई भी एक साइड, कोई भी एक एंड को अगर हम फिक्स कर दे तो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? कैंटिलीवर बीम बन जाएगा.
तो कैंटिलीवर बीम क्या रहता है कि अगर कोई भी एक साइड को मैं फिक्स कर दूं और दूसरा साइड क्या रहेगा, फ्री एंड, फ्री, यहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, ना ही कुछ सपोर्ट, कुछ भी नहीं रहेगा यहां पे, ठीक है, ये फ्री रहेगा। लेकिन एक साइड क्या रहेगा, वो हम उसको दीवार में या फिर क्या कहते हैं उसको फिक्स कर देते हैं हम लोग, ताकि वो मूव ना हो। दूसरा जो बीम्स है थर्ड वाला, वो क्या है, दैट इज ओवरहैंगिंग बीम। तो इसमें क्या होगा कि दोनों एंड में क्या एक्ट होगा, रिएक्शंस एक्ट होंगे, सपोर्ट एक्ट होंगे, सपोर्ट रहेंगे वहां पे। लेकिन बेसिक फर्क क्या रहेगा, अगर मैं दोनों एंड में अगर एक्ट करा दूं तो सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंगिंग में फिर क्या फर्क रहेगा, फर्क एक ही है कि ये जो फोर्स जो है ना, सॉरी, ये जो क्या कहते हैं रिएक्शंस, सपोर्ट के जो रिएक्शन है या फिर सपोर्ट, वो एट अ टाइम ए एंड बी पर एक्ट नहीं होगा। एक थोड़ा सा क्या रहेगा, गैप रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, ऑफसेट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे, राइट हैंड ओवरहैंगिंग बीम। मतलब क्या कि राइट हैंड से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा गया है। दूसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि ये मैंने ए बी ले लिया और मैं एग्जैक्टली एट पॉइंट बी अप्लाई कर रहा हूं रिएक्शन सपोर्ट, और यहां पे ए से थोड़ा सा मैंने ऑफसेट छोड़ दिया। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या बन गया मेरा, राइट साइड ओवर हैंगिंग बीम। ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट से जगह छोड़ा गया, लेफ्ट साइड ओवर हैंगिंग बीम, राइट साइड ओवर हैंगिंग बीम, लेफ्ट साइड ओवर हैंगिंग बीम। और एक उसमें ऑप्शन है कि हो सकता है कि दोनों साइड से ऑफसेट हो, ए बी, ए से भी ऑफसेट है और बी से भी ऑफसेट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप ऑफ बीम। तो ये देख के ये नाम पढ़ के हमको मालूम होना चाहिए कि बीम कैसा है, ओके, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो बी वाला पॉइंट जो रहेगा, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। इसमें भी तीन सब टाइप्स हैं। पहला जो है हम उसको कहेंगे, या फिर मैं उसको पहला जो रहेगा उसको हम कहेंगे हिंज्ड सपोर्ट। और सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे उसको, एक ट्रायंगल और नीचे ऐसा हैच करेंगे। तो ये सिंबल देख के मालूम पड़ना चाहिए कि ये हिंज सपोर्ट है। दूसरा है रोलर सपोर्ट। इसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसा और नीचे ऐसा रोलर्स दिखाएंगे, रोलर सपोर्ट। और तीसरा है फिक्स सपोर्ट। तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे फिक्स सपोर्ट को, ऐसे फिक्स सपोर्ट, ओके, राइट। अभी देखते हैं एक बाय वन देखते हैं। सपोर्ट्स का मेन फंक्शन क्या था कि हमें अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम को क्या करना है, बैलेंस्ड करना। तो सपोर्ट जो रहता है वो क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। और उस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम विल गेट कन्वर्टेड टू बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम मतलब क्या कि उसमें एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आ जाएगा, बॉडी विल मूव बिकॉज ऑफ दैट अनबैलेंस्ड फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट रिजल्टेंट फोर्स, ओके। अब जब मैं उस अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम के ऊपर
सपोर्ट अप्लाई करूंगा तो सपोर्ट क्या करेगा, एक रिएक्शन ऑफर करेगा जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो अनबैलेंस फोर्स सिस्टम है दैट विल गेट कन्वर्टेड टू बैलेंस फोर्स सिस्टम। बैलेंस फोर्स सिस्टम का मतलब क्या कि R दैट इज रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। अगर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या कि बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी इज एट रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसलिए हम लोग देखो ये सपोर्ट जो है वो मोस्टली हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, ताकि इसका फंक्शन क्या है सपोर्ट का कि इट विल ऑफर रिएक्शंस व्हिच विल मेंटेन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, व्हिच विल मेंटेन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, सो नाउ हिंज सपोर्ट, ध्यान दो प्लीज। लेट अस कंसीडर ए बीम AB, ओके, तो इसको मैं एट पॉइंट A आई एम अप्लाइंग हिंज सपोर्ट, देखो यहां पे, और एट पॉइंट B हिंज सपोर्ट। रोलर में कंसीडर ए बीम, ओके, at point A I am applying a roller support, okay, ये A B एंड यहां पे कुछ ऑफसेट छोड़ के मैं यहां पे और एक रोलर सपोर्ट अप्लाई कर रहा हूं, ओके। इधर भी एक ए बी बीम कंसिडर करो और मैं क्या कर रहा हूं यहां पे पॉइंट ए को फिक्स कर रहा हूं, फिक्स सपोर्ट। ये क्या हो गया, हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट्स कहां पे एक्ट हो रहा है, हिंज सपोर्ट ए एंड बी। तो ये जो बीम है वो क्या बन गया, किसका एग्जांपल बन गया, वो सिंपली सपोर्टेड बीम। यहां पे देखो, यहां पे दो रोलर मैं यूज कर रहा हूं, राइट। तो ये फर्स्ट रोलर कहां पे एक्ट हो रहा है, एग्जैक्टली एट पॉइंट ए, और सेकंड रोलर कहां पे एक्ट हो रहा है, थोड़ा सा ऑफसेट एट पॉइंट बी एक्ट नहीं हो रहा है, बी से थोड़ा सा पहले एक्ट हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल बन गया, ये बीम कैंटिलीवर, सॉरी ओवरहैंगिंग बीम। ये जो दिख रहा है तुमको वन साइड फिक्स्ड है, दूसरा साइड क्या है, फ्री, तो ये किसका एग्जांपल है, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। नाउ तो ये देख के मालूम होना चाहिए कि सपोर्ट कहां पे एक्ट किया गया, यहां पे एट ए एंड बी, हेंस इट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। यहां पे कहां पे ऐड किया गया सपोर्ट, एट पॉइंट ए और बी के थोड़ा पहले, तो इट्स ओवरहैंगिंग। यहां पे कहां पे अप्लाई किया गया है, एट पॉइंट ए को फिक्स किया गया, मतलब ये कैंटिलीवर। तो देख के हमको मालूम पड़ना चाहिए, टाइप्स ऑफ बीम्स मालूम पड़ना चाहिए। नाउ कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ सपोर्ट। इसमें हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, रोलर रोलर, और यहां पे फिक्स्ड, राइट। जब हम ये चैप्टर शुरू किए थे हमने, आई थिंक पॉइंट नंबर बी, अगर हमें याद है, पॉइंट नंबर बी दैट इज सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट या फिर सपोर्ट रिएक्शंस की बात किए थे। टेक्निकली हमको सपोर्ट कैसा दिखता है उससे कुछ मतलब नहीं है, कितना बड़ा है, क्या साइज है, हमको उससे कुछ जरूरी नहीं है उसका ये जानना। लेकिन मेन क्या है कि वो सपोर्ट रिएक्शंस कैसे देता है, फोर्स कैसे अप्लाई करता है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैकेनिक्स में ये हिंज का शेप साइज क्या है डजंट मैटर, लेकिन मैटर क्या करता है कि इसका ये जो सपोर्ट है वो रिएक्शंस कितने देते हैं, कैसे देते हैं, वो मैटर करता है, सपोर्ट रिएक्शंस। तो याद रखो जब भी कोई हिंज रहेगा तो हिंज में कितने रिएक्शंस आएंगे, देयर विल बी 2 रिएक्शंस। हिंज में कितने रिएक्शंस हैं, 2 रिएक्शंस। पहला रिएक्शन हम इसको बोलेंगे VA, दैट इज वर्टिकल, वर्टिकल एट पॉइंट ए, इसलिए ए दिया, V मतलब वर्टिकल A, और दूसरा है HA, हॉरिजॉन्टल A, H फॉर हॉरिजॉन्टल, V फॉर वर्टिकल। तो एट पॉइंट A यहां पे हिंज सपोर्ट एक्ट हो रहा है ना, हिंज, इसलिए यहां पे क्या रहेगा, हम हिंज को रिप्लेस कर देंगे, रब कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे बाय 2 फोर्सेस, सपोर्ट रिएक्शन, दैट इज VA HA, ओके। सेम यहां पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, दैट इज VB, क्योंकि यहां पे हिंज है,
और एक हॉरिजॉन्टल आएगा, दैट इज HB। ठीक है, तो कितने रिएक्शंस है यहां पे? 2 रिएक्शंस। फर्स्ट पॉइंट। इधर आ जाओ, रोलर में ओनली 1 रिएक्शन। रोलर में सिर्फ 1 रिएक्शन आएगा, वो भी कैसा रहेगा? सिर्फ वर्टिकल। तो हम यहां पे हमने क्या लिखा? VA VB वर्टिकल को ना, लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे? RA RB लिखेंगे, क्योंकि यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो हम लोग सीधा क्या लिखेंगे? RA RB। ओके, यहां पर कितने रिएक्शंस आएंगे? 3 रिएक्शंस। कैसा? एक हॉरिजॉन्टल मतलब क्या रहेगा? HA, दूसरा वर्टिकल मतलब VA, और तीसरा एक मूवमेंट आएगा A में। तो 1 2 3, टोटल 3 रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, 3 फोर्स एक्सर्ट करेंगे ये रिएक्शन। ओके, फिक्स रिएक्शन में फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन, रोलर सपोर्ट में 1 ही रिएक्शन, और हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शंस। फर्स्ट हो गया मेन पार्ट। अब दूसरा आता है, तो हिंज में 2 रिएक्शन, रोलर में 1 रिएक्शन, और फिक्स में 3 रिएक्शन। क्लियर? मेन पॉइंट। अभी ये 2 जो रिएक्शंस हैं वो क्या रहेंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। क्या रहेंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। दोनों रिएक्शन क्या रहेगा? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पे 2 रिएक्शन है नहीं, तो परपेंडिकुलर का सवाल नहीं। जहां पे 2 रिएक्शन है तो क्या रहेगा? एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? रिएक्शंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पे तो कोई 2 रिएक्शन तो है नहीं ना, तो यहां पे परपेंडिकुलर का सवाल ही आता नहीं। यहां पे 2 रिएक्शंस हैं, तो यहां पे क्या रहेगा? सेम लिखेंगे, रिएक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। राइट? और एक थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि जितने भी वर्टिकल रिएक्शंस हैं दे विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सपोर्ट। प्लेन ऑफ सपोर्ट। अभी यहां पे देखो ध्यान से, ये जो दिख रहा है लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है जो, दैट इज नोन एज प्लेन ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट का प्लेन। तो यहां पे हिंज सपोर्ट है, तो ये किसका प्लेन हो गया? ये दिस इज द प्लेन ऑफ हिंज सपोर्ट। दिस इज द प्लेन ऑफ हिंज सपोर्ट। दिस इज द प्लेन ऑफ रोलर सपोर्ट। दिस इज द प्लेन ऑफ रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो यहां पे देखो कि जो वर्टिकल फोर्स है दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, राइट? यहां पे कैसा रहेगा फिर? परपेंडिकुलर। इस केस में ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, इस केस में ये परपेंडिकुलर, दोनों का परपेंडिकुलर है, राइट? तो यहां पे थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि वर्टिकल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सपोर्ट। सेम यहां पे क्या रहेगा? दैट इज वर्टिकल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, किसे बोलेंगे प्लेन ऑफ सपोर्ट? ये दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे क्या बोलेंगे हम? प्लेन ऑफ सपोर्ट। राइट? इधर यहां पे है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रहा है, ये एक नजर आ रहा है, ये 2 को हम क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सपोर्ट। क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सपोर्ट। राइट? तो हिंज में वी विल हैव 2 रिएक्शंस। Both reactions will be perpendicular to each other. Both reactions will be perpendicular to each other. Vertical reaction will be perpendicular to the plane of support. ये 3 चीज याद रखना है। यहां पे 2 चीज याद रखेंगे कि
इस केस में रोलर में देयर इज ओनली वन रिएक्शन, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन आएगा। इसमें दो रिएक्शन नहीं है, इसलिए दोनों रिएक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने का सवाल ही नहीं उठता। थर्ड, कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ सपोर्ट। यहां पे फिक्स सपोर्ट में क्या है, फर्स्ट देयर विल बी 3 रिएक्शन एंड ये जो दो कंपोनेंट्स है रिएक्शंस का दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यहां पे थर्ड पॉइंट नहीं रहेगा, राइट। तो ये था टाइप्स ऑफ सपोर्ट, दिस वाज टाइप ऑफ सपोर्ट। इसको लिख लो, इसको लिख लो। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है दैट इज टाइप ऑफ लोड्स पढ़ेंगे हम, लास्ट पॉइंट, एंड देन आज का हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, पॉज करके उसको पूरा लिख लो। इंपॉर्टेंट है ये सब, जो मैं लिख के दे रहा हूं नोट डाउन कर लो, नोट्स नहीं मिलने वाला इसका। ओके, so now third point is, that is third point C, types of load, very important types of load। इसमें दो टाइप्स हैं, एक है फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जिसे हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज पॉइंट लोड। ओके, दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे हम क्या कहते हैं, यूडीएल, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, यूडीएल। ठीक है, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड लोड, पॉइंट लोड हम किसे बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर ए सिंपली सपोर्टेड बीम, ए बी, सिंपली सपोर्टेड बीम, मतलब एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी देयर विल बी रिएक्शंस, देयर विल बी सपोर्ट, देयर विल बी सपोर्ट। ओके, राइट। लेट्स से इसके ऊपर कुछ पॉइंट या फिर कुछ लोड्स एक्ट हो रहे हैं, फोर्स एक्ट हो रहा है, इट इज W1 W2। अब ये क्या दिख रहा है कि ये एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है ना, ऐसा एक फील हो रहा है, राइट, कि एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। तो ऐसे लोड को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड। ठीक है, तो अब तक जितने भी फोर्सेस हमने कंसिडर किए हैं ना, जितने भी फोर्सेस हमने अभी तक सॉल्व किया है, all those forces were point load, that is concentrated load। नया क्या सीखने मिलेगा हमको कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो अभी। लेट अस अगेन कंसीडर ए सिंपली सपोर्टेड बीम AB। ओके, लेट से इसका लेंथ है 10 मीटर। किसका लेंथ है, बीम का लेंथ है। ये दो रिएक्शंस हो गया, लेट अस से RA RB, ये दोनों क्या बन गया, पॉइंट लोड। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात कर रहे हैं। ये कैसे दिखाएंगे हम लोग, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसे दिखाएंगे, ये इस तरह से नजर आएगा कि ऐसा नजर आएगा, और ये लोग एक इसका लेंथ देंगे 4 मीटर कहेंगे, और यहां पे बताया जाएगा कि इसका जो इंटेंसिटी है दैट इज 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, राइट। इसका क्या दिया जाएगा, एक लेंथ दिया जाएगा और उसका इंटेंसिटी दैट इज कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो हम लोग हमेशा फोर्स को कैसे लिखते थे, हम लोग फोर्स को हमेशा कैसे लिखते थे, न्यूटन ना। लेकिन याद रखो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, या फिर किलो न्यूटन पर मीटर, या फिर न्यूटन पर mm, या फिर किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ भी है, मोस्टली ये आएगा न्यूटन पर मीटर। ये अगर ऐसा आया तो समझ जाओ वो लोड कौन सा है, वो यूडीएल का लोड है। कौन सा लोड है वो,
यूडीएल है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, राइट। इसको दिखाने का और एक तरीका है, लोग ऐसे भी दिखाएंगे एग्जाम में कि ये एक बीम है, दैट इज ए बी, यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस है, ये आर ए आर बी किसका एग्जांपल है, पॉइंट लोड का। लेट्स से ये 10 मीटर का है, वो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, और ये जो रहेगा हाइट वैसे दिखाएंगे, दैट इज 10 न्यूटन पर मीटर, और ये लेंथ इज 4 मीटर। तो ये भी एक तरीका है यूडीएल। तो ये देख के मालूम पड़ना चाहिए, यूनिट देख के, कि ये क्या है, ये यूडीएल है, देख के मालूम पड़ना चाहिए कि ये यूडीएल है, ठीक है, राइट। और एक तरीका है जो देते हैं वो लोग, मैं ये तरीका बता रहा हूं ताकि कभी भी कुछ क्वेश्चन में कुछ भी अगर पूछ ले वो लोग तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ए बी 10 मीटर और ऐसा दिखाएंगे, ऐसे गोल गोल दिखाएंगे ऐसा, ठीक है। 4 मीटर, इसका इंटेंसिटी दिखाएंगे लोग कि 10 न्यूटन पर मीटर फॉर एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेटेड लोड, सेकेंड वन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी इंक्लाइंड फोर्स को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको इंक्लाइंड फोर्स को स्प्लिट करते हैं, वी रिजॉल्व द इंक्लाइंड फोर्स इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, राइट। वैसे ही हम जब भी यूडीएल नजर आए हम क्या करेंगे, उसको बाय डिफॉल्ट हमेशा कन्वर्ट किसमें करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम सम सॉल्व करेंगे तो कभी पूछना नहीं कि सर ये यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है कि नहीं, ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछना। यूडीएल नजर आया हमेशा क्या करो, उसको कन्वर्ट करो पॉइंट लोड में, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, ये फर्स्ट देखो, ये यूडीएल शुरू कहां से हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है यूडीएल, राइट। इसका लेंथ कितना है, 4 मीटर। 4 मीटर का हाफ कितना होता है, 2 मीटर, मतलब कहां बीच में कहां पे आएगा। तो हमारा जो पॉइंट लोड है, इसको ये जो यूडीएल को कन्वर्ट करने के बाद जो मुझे पॉइंट लोड मिलेगा वो ये 4 मीटर के सेंटर में एक्ट होगा। यूडीएल का जो लेंथ है, यूडीएल का लेंथ कितना है, 4 मीटर। ये 10 मीटर किसका लेंथ है, बीम का लेंथ है। तो कभी भी बीम के लेंथ के सेंटर में नहीं, किसके सेंटर में एक्ट होगा वो पॉइंट लोड, यूडीएल का जो लेंथ है उसके सेंटर में एक्ट होगा। तो यहां पे यूडीएल का लेंथ कितना है, 4 मीटर, उसका सेंटर क्या हो गया यहां से 2 मीटर। तो यहां पे ऐसे एक डॉटेड लाइन दिखाओ, वर्टिकल लाइन, ठीक है, राइट। I'm सॉरी, क्या किया यहां पे हमने लाइन दिखाया और ये एरो नीचे की तरफ, एरो नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहां 4 मीटर के सेंटर में, और ये हो गया उसका एरो। अब इसका वैल्यू कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, फर्स्ट लेंथ कितना है यूडीएल का, 4 मीटर, इंटू इंटेंसिटी कितना दिया यूडीएल का, 10 मीटर, तो कितना हो गया 40 न्यूटन। तो ये जो पॉइंट लोड है, याद रखो पॉइंट लोड हमेशा किसमें रहेगा, किसमें रहेगा, उसका यूनिट न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर नहीं रहेगा, ओके। तो एक बार हमने ये पॉइंट लोड को, एक बार हमने ये यूडीएल को कन्वर्ट कर दिया पॉइंट लोड पे, तो एज गुड एज ये जो यूडीएल है हमको उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहां पे देखो, राइट, यहां पे यूडीएल है, क्या करना है मुझे, इसको यूडीएल को कन्वर्ट किस में करना है, पॉइंट लोड में। कहां पे एक्ट होगा, ये यूडीएल के सेंटर में। तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट लोड बता रहा हूं, लेकिन कैसा बताऊंगा उसको, डॉटेड बताऊंगा, ताकि मुझे मालूम पड़े कि ये कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड है। कितना रहेगा इसका वैल्यू, लेंथ ऑफ यूडीएल 4 इंटू इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल 10, दैट इज 4 इंटू 10 इज 40 न्यूटन, राइट। सिमिलर यहां पे यूडीएल दिया एक,
कन्वर्ट कर लो उसको पॉइंट लोड में, कहां पे ऐड करेगा, एग्जैक्टली सेंटर टू मीटर। इसका कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, लेंथ ऑफ यूडीएल इंटू इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। तो 4 इंटू 10 दैट इज 40 न्यूटन, राइट। 40 न्यूटन कैसे आ रहा है चेक करो। लेंथ कितना है 4 मीटर इंटू इंटेंसिटी कितना है 10 न्यूटन पर मीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर मीटर कट हो जाएगा, तो बचा क्या 4 इंटू 10 दैट इज 40, और बचा क्या न्यूटन। तो यहाँ पे इसलिए पॉइंट लोड का जो यूनिट है वो क्या रहेगा हमेशा, न्यूटन या फिर किलो न्यूटन, न्यूटन या फिर किलो न्यूटन। गॉट इट, राइट। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉइंट नंबर ए दैट इज टाइप ऑफ बीम्स, पॉइंट नंबर बी दैट इज टाइप ऑफ सपोर्ट्स, एंड पॉइंट नंबर सी दैट इज टाइप ऑफ लोड्स। टाइप ऑफ लोड में हमारे पास दो टाइप के लोड है, वन इज कॉन्सेंट्रेटेड लोड, अनदर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, तो जब भी यूडीएल सामने आए ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट लोड। और कैसे कन्वर्ट करोगे उसको पॉइंट लोड को, लेंथ ऑफ यूडीएल इनटू इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, और वो पॉइंट लोड हमेशा यूडीएल के सेंटर में एक्ट होगा। कहां पे एक्ट होगा, यूडीएल के सेंटर में एक्ट होगा, बीम के सेंटर में एक्ट नहीं होगा, राइट। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप नंबर 3 के सम्स सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करना। ओके, थैंक यू।